हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपको याद होगा हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों ने कोलोइड्स के अंदर हम लोगों ने प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स देख लिया था। तो कोलोइड्स हमने बना भी लिया, उसको प्योर भी कर लिया। अब हमको पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। those properties which depends upon number of solute particle irrespective of their nature। मतलब कि ये उस पर डिपेंड करेगा सॉल्यूशन में हम लोग कितना अमाउंट डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। बस डिपेंड किस पे करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, कितना नंबर में डाला है, क्या डाला है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तुम चाहे शुगर डालो चाहे सोल्ट डालो, प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रॉपर्टी में चेंज कब आएगा, जब तुम अमाउंट चेंज कर दोगे। मान लो तुमने एक का 1 मोल डाला और एक का 2 मोल डाला, तो अमाउंट चेंज हुई तब ये प्रॉपर्टी चेंज होगी। जो प्रॉपर्टी ओनली किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, नेचर पे डिपेंड नहीं करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। और ये प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है, किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये हमारे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो ये पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा पार्टिकल होगा उतनी ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो इफ हम लोग कंपेयर करें हमारे ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन को, तो तुमको याद होगा कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज क्या होता था, बड़ा होता था 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। जबकि जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है उससे पार्टिकल का साइज क्या होता है, छोटा होता है। किससे, 1 नैनोमीटर से, या बोल सकते हो कोलोइडल रेंज से छोटा होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज छोटा है और कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रू सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे। समझ आ रहा है बच्चों, क्यों, क्योंकि पार्टिकल छोटा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल किस में ज्यादा होंगे, ट्रू सॉल्यूशन में। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू किस में ज्यादा होगी, ट्रू सॉल्यूशन है। तो हम बोल सकते हैं colloidal solution have low value of colligative properties because they have less number of particles due to their large size। तो समझ आया बच्चों बात क्या है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करेगी, हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है। अब हमने बोला किस पे डिपेंड करिए, नंबर ऑफ पार्टिकल। हमको पता है ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इफ नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब हमने चैप्टर 2 में स्टडी की है। ऑस्मोटिक प्रेशर होगी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये क्या, इन सब की वैल्यू ट्रू सॉल्यूशन के कंपेयर में कोलोइडल सॉल्यूशन में, कोलोइडल सॉल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ट्रू सॉल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी टिंडल इफेक्ट। ये कुछ बच्चों ने क्लास 9 में सुना होगा ना, मैक्सिमम ने सुना है। ठीक है। ये हमारा क्लास 9 में भी था, इजी सा टॉपिक है। ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरे पास एक ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है, और मैं उसमें से एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट पास कर रहा हूं। ठीक है। ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या फील है हमारा, ट्रू सॉल्यूशन, और उसके अंदर मैं यहां से लाइट पास कर रहा हूं, और जिस डायरेक्शन से मैं लाइट पास कर रहा हूं इफ मैं उसी डायरेक्शन से ऑब्जर्व कर रहा हूं, इफ मैं यहां से देख रहा हूं, ये मेरी आंख है बच्चों, ठीक है, सुंदर बना दी। ठीक है। ये मेरी आंख है, मैं इसी डायरेक्शन से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मुझे सॉल्यूशन कैसा दिखाई देगा, मुझे सॉल्यूशन पूरा क्लियर दिखाई देगा। ठीक है। एक अंधेरा कमरा है, मैंने एक ग्लास में पानी ले रखा है जिसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन मतलब क्या है, मान लो पानी है और उसके अंदर मैंने ग्लूकोज डाल दिया, तो पानी और ग्लूकोज ट्रू सॉल्यूशन होता है। अब इस ट्रू सॉल्यूशन में जिस डायरेक्शन से मैं टॉर्च लगा रहा हूं, जिस डायरेक्शन से मैं लाइट पास कर रहा हूं, ठीक है, लेजर लाइट पास कर रहा हूं, उसी डायरेक्शन से इफ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे सॉल्यूशन क्लियर दिखाई देता है। बट इफ मैं 90 डिग्री के एंगल से ऑब्जर्व करूं, जो मेरी
इंसिडेंट लाइट है उससे 90 डिग्री, मतलब मैं लाइट तो यहां से डाल रहा हूं और मैं देख यहां से रहा हूं। इफ मैं ऐसे देख रहा हूं, मैंने यहां से लाइट पास की, ये मेरा सॉल्यूशन है, मैं ऐसे देख रहा हूं, लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, लाइट ऐसे आ रही है, मैं ऐसे देख रहा हूं, पूरा 90 का एंगल बना रहा हूं, तो मुझे सॉल्यूशन में कुछ नहीं दिखाई देता, मुझे सॉल्यूशन डार्क दिखाई देता है। या इधर से देख लो, लाइट यहां से लाइट आ रही है और मैं इधर 90 डिग्री के एंगल से देख रहा हूं, तो मुझे पूरा का पूरा सॉल्यूशन कैसा दिखता है, मुझे सॉल्यूशन डार्क दिखता है, ठीक है। और यही एक्सपेरिमेंट मैंने वापस से किया, बस चेंज क्या किया, मैंने क्या कर दिया, अब मैंने ले लिया यहां पे कोलोइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन की जगह क्या ले लिया हम लोगों ने, कोलोइडल सॉल्यूशन ले लिया। अब हुआ क्या, जब मैंने जिस डायरेक्शन से लाइट डाली और मैंने उसी डायरेक्शन से ऑब्जर्व किया, तो मेरा सॉल्यूशन मुझे ट्रांसलूसेंट जैसा दिखा। ट्रांसलूसेंट मतलब पूरा क्लियर नहीं था, धुंधला सा पानी, ठीक है, जैसे गंदा सा पानी दिखा, ठीक है। तो मैंने उसी डायरेक्शन से देखा तो मुझे ट्रांसलूसेंट जैसा दिखा। और जब मैंने 90 डिग्री से ऑब्जर्व करने का ट्राई किया तो मुझे लाइट का पाथ विजिबल हुआ, मुझे लाइट का पाथ क्या हो गया, विजिबल हो गया। मतलब ट्रू सॉल्यूशन के अंदर से तो जब लाइट पास हो रही थी, मैं 90 डिग्री के एंगल से ऑब्जर्व कर रहा था, तो मुझे लाइट दिख ही नहीं रही थी। बट इफ मैंने कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर से लाइट पास की, इंटेंस बीम ऑफ लाइट पास की, और मैंने 90 डिग्री के एंगल से ऑब्जर्व किया, तो मुझे लाइट क्लियर दिखाई दे रही है, मुझे लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है। और इस पाथ में क्या हुआ, इस पाथ में देखा कि यहां से जब लाइट ऐसे जा रही थी, ये कोन में ब्रेक हो गई और यहां से ऐसे निकल गई, ठीक है। तो ये जो कोन बना, इसको नाम दिया हमने टिंडल कोन। अब बात करते हैं लाइट हमको दिखाई क्यों नहीं दी ट्रू सॉल्यूशन में और कोलोइडल सॉल्यूशन में क्यों दिखाई दी, ठीक है। तो हमको पता है बच्चों कि लाइट कब दिखाई देती है, कभी भी नहीं दिखाई देती हमको नॉर्मली। लाइट तभी दिखाई देती है जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, ठीक है। यहाँ रूम में रोशनी है, लाइट है, पर ऐसा तो है नहीं ना मुझे दिख रही है तो लाइट यहाँ आ रही है, ठीक है। बट तुमने ऑब्जर्व किया होगा, इफ तुम्हारा रूम में पूरा अंधेरा है, ठीक है, और थोड़ा बहुत डस्ट उड़ रहा है और तुम्हारा रूम में पूरा अंधेरा है, ठीक है, एक छोटा सा होल है, उसमें से जब लाइट आती है तो लाइट पूरी दिखाई देती है, ठीक है। और जो डस्ट के पार्टिकल्स रहते हैं वो भी उस लाइट के अंदर दिखाई देते हैं ना। देखा है कभी कभी पूरा रूम में अंधेरा है, छोटा सा कोई होल खुला है, ठीक है, वहां से जब लाइट आ रही होती है तो पूरी लाइट दिखाई देती है और डस्ट के पार्टिकल दिखाई देते हैं। हमें लाइट तब दिखाई देती है जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। लाइट कब दिखाई देती है, जब लाइट की क्या होती है, स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग एक टाइप से ये है कि ये हमारी मान लो लाइट की वेव थी और इस कोई पार्टिकल ऐसा है जिसका साइज हमारा लाइट की वेवलेंथ की रेंज में है, तो ये लाइट क्या हो जाएगी, एक टाइप से यहां से आई, ये स्कैटर हो जाएगी, ठीक है। ये लाइट आई, ये पार्टिकल से स्ट्राइक हुई और इस टाइप से चारों तरफ चली गई। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जब लाइट की स्कैटरिंग होती है तभी हमको लाइट दिखाई देती है। तो हमको भी याद है कि ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल का साइज क्या था, छोटा था, जबकि कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज क्या है, बड़ा है। तो यहां क्या हुआ होगा, स्कैटरिंग हुई होगी। तो एक टाइप से हम बोल सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट एंड द कोन मेड बाय दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल कोन। तो यहां से लाइट आई, यहां इसकी स्कैटरिंग हुई, उस वजह से हमको इसका पाथ विजिबल हुआ, ठीक है, उस वजह से हमको इसका पाथ विजिबल हो गया। तो यही हमारा इफेक्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट है। अब हम पढ़ते हैं कि कंडीशन क्या है, कब कब होगा ये टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल है उसका साइज क्या होना चाहिए, हमारी वेवलेंथ की ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब जो वेवलेंथ है हमारी और जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल है उसका साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल सेम होने का मतलब एकदम सेम नहीं होना चाहिए, मतलब उसके ऑर्डर में होना चाहिए। मान लो 500 है तो 550 हो सकता है, 450 हो सकता है। इफ हमारे पार्टिकल का साइज नैनोमीटर में है तो ये भी किसमें होना चाहिए, नैनोमीटर में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमारे माइक्रोमीटर में, ये नैनोमीटर में, इस टाइप से नहीं चलेगा, ठीक है। जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल होता है वो उसका जो ऑर्डर है, पार्टिकल साइज का जो ऑर्डर है वो किस में होना चाहिए, हमारी वेवलेंथ के ऑर्डर में होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट दोनों क्या होने चाहिए, अप्रोक्सीमेट मतलब डिफरेंस हो सकता है पर रेंज सेम होगी, जैसे नैनोमीटर रेंज होगी दोनों, ठीक है। और सेकंड कंडीशन है कि इसके अंदर दो चीजें होती हैं, याद है बच्चों क्या क्या होता है कोलोइडल सॉल्यूशन में, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। और फिजिक्स में आपने सबने पढ़ा है कि जब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कब होता है, जब मीडियम और जो कुछ भी होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दोनों का होता है। जब
लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, डेंसर से रेयर जाती है, तभी ये सब फिनोमिना होते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी तभी होगा जब तुम्हारा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, जो दोनों है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडिसेस क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, वो क्या होना चाहिए, डिफर करना चाहिए, मतलब उन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तब क्या होगा, ये होगा। अच्छा, टिंडल इफेक्ट का यूज क्या है? ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट का यूज माइक्रोस्कोप में किया जाता है। माइक्रोस्कोप में तो हमको कोलोइडल पार्टिकल की स्टडी करनी है, तो हम क्या करते हैं, इंटेंस बीम ऑफ लाइट डालते हैं। तो मान लो ये मेरा माइक्रोस्कोप है, मैंने यहां से लाइट डाला, ठीक है, लाइट डाला तो लाइट क्या होगा, कोलोइडल पार्टिकल से स्कैटर करेगा, और मैं उसको 90 डिग्री के एंगल से क्या करूंगा, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करूंगा, तो मुझे जो कोलोइडल पार्टिकल है जिससे लाइट की स्कैटरिंग हुई है वो एकदम क्लियरली दिखाई देगा। तो हम लोग टिंडल इफेक्ट का यूज कहां करते हैं, माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट क्या हुआ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, एंड द कोन मेड बाय दिस लाइट इज नोन एज टिंडल कोन। और स्कैटरिंग क्यों हो रही है, क्योंकि इसका पार्टिकल का साइज क्या है, बड़ा है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आती है बच्चों हमारी, कलर। तो जो कोलोइडल पार्टिकल का जो कलर है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, फर्स्ट डिपेंड करता है वो वेवलेंथ पे। कलर किस पे डिपेंड करेगा, किस वेवलेंथ की लाइट उस पे इंसिडेंट हो रही है, उस लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। और जो वेवलेंथ है ये पार्टिकल के साइज और नेचर पे डिपेंड करती है। वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कलर है वो उसके साइज पे डिपेंड करेगा। एग्जांपल देता हूं, इफ तुम्हारे पास गोल्ड का सोल है और उससे पार्टिकल साइज वेरी फाइन है, छोटा है पार्टिकल साइज, तो गोल्ड का सोल तुम्हें पता नहीं होगा शायद ना, मैं बता देता हूं, गोल्ड का सोल दिखता है रेड कलर का। ठीक है, और जैसे जैसे तुम कलर को, जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बड़ा करते जाते हो, कलर चेंज होता जाता है। तुम इसका पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा करोगे, कलर हो जाएगा पर्पल, और बड़ा कर दोगे। ठीक है, तो फाइनली जब पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाएगा तो इसका कलर हो जाएगा गोल्डन। तो गोल्ड का कलर हमको गोल्डन दिखेगा, कब दिखेगा, जब पार्टिकल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ये पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा है तो क्या दिखेगा हमको, रेड कलर दिखेगा। इंटरमीडिएट में हमारे पास ब्लू भी आता है और पर्पल भी आता है। ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा रेड होगा, पर्पल होगा, ब्लू होगा, और फाइनली कैसा हो जाएगा उसका कलर, गोल्डन। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा कलर है कोलोइडल सॉल्यूशन का वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड करेगा। नेचर मतलब क्या डाला है उसमें, तुमने गोल्ड डाला है, सिल्वर डाला है, और सेकंड थिंग उसके साइज पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, साइज पे डिपेंड करेगा और नेचर पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करता है, और ये जो कलर है वो डिपेंड करता है हमारे किस पे, ऑब्जर्वेशन पे। या एक टाइप से बोल सकते हैं डायरेक्शन पे, किस डायरेक्शन से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, किस डायरेक्शन से हम लोग लाइट को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक हमने स्लैब ली, इस स्लैब में हमने दो कोलोइडल सॉल्यूशन फिल किया, किसका, हमने मिक्स किया इसमें वाटर और मिल्क। ठीक है, और मैंने यहां से लाइट डाली और लाइट यहां रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब इफ मैं ट्रांसमिटेड डायरेक्शन से देखता हूं, जिस डायरेक्शन से मैंने लाइट को ट्रांसमिट किया है और मैं उस डायरेक्शन से ऑब्जर्व कर रहा हूं, यहां से मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे इसका कलर रेड दिखाई देगा बच्चों। और इफ मैं रिफ्लेक्टेड राइट वाली डायरेक्शन से देखूंगा, यहां से मैं ऑब्जर्व करूंगा, पहले तो मैं यहां से कर रहा था तो मुझे कलर रेड दिख रहा था, अब जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है मैं उस डायरेक्शन से ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे कलर ब्लू दिखेगा। तो बच्चों समझ आया, कलर किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, कोलोइडल सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और वेवलेंथ डिपेंड करती है नेचर ऑफ पार्टिकल एंड साइज ऑफ पार्टिकल। तो हम बोल सकते हैं कलर डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ पार्टिकल। और सेकंड डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि हम लोग ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं, कलर को, कोलोइडल पार्ट सॉल्यूशन जो है उसको ऑब्जर्व कर कहां से रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, मैं जहां से लाइट ट्रांसमिट हो रही है वहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं उसको, या जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसका कलर क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो इस टाइप से हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मोशन या ब्राउनियन मोमेंट। तो ब्राउनियन मोशन क्या है, द जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मोशन।
तो मतलब जो कोलोइडल पार्टिकल है ये किस टाइप का मोशन करेंगे, जिगजैग मोशन करेंगे, इधर से इधर गया, इधर गया, इधर, तो ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन में जाता है। होता क्या है, कोलोइडल पार्टिकल में क्या होता है, चार्ज होता है, और हमने याद होना चाहिए कि जितने भी कोलोइडल पार्टिकल होंगे एक सॉल्यूशन में, उन सब कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज क्या होगा, सेम होगा, आइदर पॉजिटिव होगा, आइदर क्या होगा, नेगेटिव है। तो ये कोलोइडल पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसको नया कोलोइडल पार्टिकल मिलेगा, उससे क्या करेगा, कोलाइड करेगा, फिर कहीं और मूव करने लगा, तो इस टाइप से यहां मिला, कोलाइड हुआ, फिर ये इस डायरेक्शन में गया, फिर यहां कोई पार्टिकल मिला, फिर कोलाइड हुआ, तो इस टाइप से इसका क्या होगा, जिगजैग मोशन होगा। और इस जिगजैग मोशन की वजह से ये क्या है, इसी जिगजैग मोशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। द जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। और इस ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से ही, या ब्राउनियन मोशन की वजह से ही हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है। जितना ज्यादा ब्राउनियन मोशन होगा कोलोइडल सॉल्यूशन, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि हो क्या रहा है, नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो डिस्पर्स्ड फेज है वो क्या होती है, डिस्पर्सन मीडियम से सेपरेट हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन हमारा खराब हो गया। हम चाहते हैं क्या, जो हमारा मीडियम उस पे डिस्पर्स फेज क्या रहे, घुला रहे, तो उसके लिए हमको बार बार हिलाना पड़ेगा। ये अपने आप ही मिक्स हो रहा है, समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जिगजैग मोशन हो रहा है, तो डिस्पर्सन मीडियम में जो डिस्पर्स्ड फेज है वो अपने आप क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, स्टीयरिंग इफेक्ट आ रही है, उसको हमको हिलाना नहीं है, वो अपने आप मूव कर रहा है, ठीक है। अंदर में जो हमको दिखेगा नहीं ऊपर से देखने से, क्यों, पार्टिकल साइज छोटा है, ठीक है, आंखों से विजिबल नहीं होगा, पर जो उसके डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल है वो जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं, इस वजह से हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है। अच्छा, बात कर लेते हैं, सर को मोशन तो कर रहे हैं, तो हमको पता कैसे चलेगा किसमें मोशन ज्यादा है या किसमें कम है, तो हम बता सकते हैं इफ पार्टिकल का साइज छोटा होगा, और देखो मोशन किस किस पे डिपेंड करेगा, मोशन डिपेंड करेगा साइज पे, पार्टिकल का साइज कैसा है, और विस्कोसिटी पे, विस्कोसिटी पे। हमको पता है लिक्विड या जो भी सॉल्यूशन होता है उसमें एक अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। तो हम बोल सकते हैं इफ पार्टिकल का साइज छोटा होगा और विस्कोसिटी कम होगी, मतलब फ्रिक्शन फोर्स कम है, तो मोशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ब्राउनियन मूवमेंट कब ज्यादा होगा, जब पार्टिकल का साइज क्या होगा, छोटा होगा, और विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी सॉल्यूशन की। तो ये हमारी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, कोलोइडल पार्टिकल पे क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। ये हमने पहले भी स्टडी किया है कि जो भी हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन होगा उसके जो पार्टिकल होंगे उस पे एक ही चार्ज होगा, आइदर उन सब पे पार्टिकल पे चार्ज पॉजिटिव होगा, आइदर पार्टिकल पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं जो पार्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ कौन सा है, फेज, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल पे चार्ज क्या होगा, आइदर पॉजिटिव होगा, आइदर क्या होगा, नेगेटिव होगा। पर ऐसा नहीं है कि कोलोइडल सॉल्यूशन पे कोई चार्ज होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। क्यों बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोलोइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन पे कोई चार्ज नहीं है। क्यों, क्योंकि जो हमारा पार्टिकल पे चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज किस में होगा, डिस्पर्सन मीडियम में होगा। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो डिस्पर्सन मीडियम में चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और ये दोनों चार्ज इक्वल होंगे। ओवरऑल हमारा जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। याद कर लो बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या बोला मैंने, जो हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स है, कोलोइडल पार्टिकल्स से मेरा मतलब फेज के पार्टिकल, डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनपे क्या होता है, एक पर्टिकुलर चार्ज होता है, आइदर वो चार्ज पॉजिटिव होगा, आइदर वो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और जो हमारा मीडियम है उस पे क्या होगा, अपोजिट चार्ज होगा, ठीक है। तो हम अभी कौन से पार्टिकल का डिस्कस कर रहे हैं, डिस्पर्स्ड फेज। तो हम देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल है जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में लाई कर रहे हैं, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल जिनका साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में लाई करता है कोलोइडल रेंज में, उस पे चार्ज कैसा है, तो उस पे चार्ज आइदर पॉजिटिव होगा, आइदर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमको यही चीजें कैटेगराइज कर दी मैंने, हमने कोलोइडल सॉल्यूशन में दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। आइदर तो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइड चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, आइदर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट याद करो, मेटल ऑक्साइड। जितने भी तुम्हारे मेटल ऑक्साइड के सोल होंगे वो सब के सब पॉजिटिव हो गए। मेटल ऑक्साइड मतलब आयरन का ऑक्साइड हो गया Fe2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया Al2O3 ना, टाइटेनियम का ऑक्साइड हो गया। ये जितने भी ऑक्साइड्स है उन सब पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड पे भी चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इफ मेटल ऑक्साइड के साथ वाटर अटैच है, जैसे हमने एग्जांपल दिया हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड का Al2O3.XH2, Fe2O3.XH2, इनका भी चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और याद करो हमारा खून पॉजिटिव होता है, खून मतलब ब्लड, ब्लड मींस हीमोग्लोबिन,
कैसा कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और फाइनली एक और याद करना ना, बेसिक डाई, जितनी भी डाई बेसिक डाई है हमारी ना, वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। बेसिक डाई का एग्जांपल हमारे पास है मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव कौन कौन से हैं, किस किस कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमने यहां पढ़ा था मेटल ऑक्साइड, याद है पॉजिटिव में, तो नेगेटिव में हमारे मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेटल सल्फाइड हो जाएंगे हमारे ZnS ना, जिंक सल्फाइड। तो मेटल सल्फाइड जितने भी है उनका चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेचुरल में जितने भी सोल मिल रहे हैं हमको, नेचुरल सोल मतलब जो नॉर्मली हम बना सकते हैं, नेचर से हमको मिल रही है जो चीजें, गम हो गया, स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, क्ले हो गया, ये सारे के सारे सोल कैसे हमारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। हमने यहां पढ़ा था हमारा बेसिक डाई, तो यहां कौन सी डाई आएगी हमारे पास, एसिडिक डाई। एसिडिक डाई का एग्जांपल याद कर लेना, कॉन्गो रेड, ठीक है। ये कैसी होती है, इसके कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और फाइनली एक और मेटल के जो सोल है उनका भी चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो बच्चों हमने पढ़ लिया, अब चलो रिवाइज करते हैं। पॉजिटिव में कौन कौन से थे, कौन कौन से थे, मेटल ऑक्साइड ना, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, हमारा हीमोग्लोबिन या बोल दो खून, हमारा ब्लड, ठीक है। और इसके अलावा बेसिक डाई एग्जांपल था मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। इधर में कौन कौन से, मेटल सल्फाइड, मेटल के खुद सोल, नेचर में जो मिल रहे हैं क्ले, जिलेटिन, गम ना, ये भी नेगेटिव थे। और एक फाइनली एसिडिक डाई, जिसका एग्जांपल याद किया कॉन्गो रेड ना, ये क्या होती है, इनके जो कोलोइडल पार्टिकल है उन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बात आती है कि सर ये कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज आता कहां से, ठीक है। तो हम रीजन देखते हैं किस किस वजह से हमारे पास चार्ज आता है, ठीक है, ड्यू टू विच रीजन द कोलोइडल पार्टिकल हैव चार्ज ना। तो कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज आने का फर्स्ट रीजन है फ्रिक्शन। तो तुमको पता है ना, इफ हम लोग किसी एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से रब करें तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा ब्राउनियन मोशन, तो ब्राउनियन मोशन में क्या हो रहा था, जो हमारा पार्टिकल है, डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और डिस्पर्सन मीडियम के अंदर मूव कर रहा है, तो वहां क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है ना। तो उस फ्रिक्शन की वजह से उसमें क्या आ सकता है, चार्ज आ सकता है। सेकेंड रीजन डिसोसिएशन की वजह से, सेकेंड रीजन क्या है हमारा, डिसोसिएशन की वजह से। डिसोसिएशन कैसे, जैसे हमने सोप पढ़ी है, सोप में क्या होता था, RCOO Na होता था। अब ये ब्रेक हो जाता था, ये बन जाता था RCO माइनस और ये बन जाता था Na प्लस, और यही हमारा क्या बनाता था, ये क्लस्टर हो जाता था, एग्रीगेट्स फॉर्म करता था ना। तो इसमें क्या आ गया, चार्ज आ गया, कौन सा चार्ज है इसमें, नेगेटिव चार्ज ना। ये भी बोल सकते हैं, तुमसे पूछे कोलोइडल सॉल्यूशन है किसका, सोप का, बताओ वो कोलोइडल सॉल्यूशन के कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो क्या होगा, नेगेटिव का। सोप का भी इसमें ऐड कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो इसमें कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये चार्ज किस वजह से है, डिसोसिएशन की वजह से, ठीक है। और थर्ड एडजॉर्प्शन की वजह से। अब एडजॉर्प्शन की वजह से हमने कोलोइडल सॉल्यूशन को जब प्रिपेयर किया था तो हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी बच्चों, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में हम कर क्या रहे थे, जो हमारा प्रेसिपिटेट था उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करते थे, और जो प्रेसिपिटेट होता था उसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता था, एडजॉर्ब हो जाता था, और सारे पार्टिकल का चार्ज क्या हो जाता था, सेम हो जाता था। तो इस फिनोमेना की वजह से भी क्या आ रहा था, चार्ज आ रहा था। एग्जांपल हम ले लेते हैं चलो ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है एडजॉर्प्शन वाला फिनोमेना, ठीक है। तो हमने देखा था पेप्टाइजेशन में क्या हो रहा था, हमारा एडजॉर्प्शन हो रहा था, और उस वजह से क्या आ रहा था, चार्ज आ रहा था, ठीक है। तो हमने मान लो यहां पे ले लिया हमारा Ki का सॉल्यूशन है, ऊपर से डाल रहे हैं हम AgNO3। तो बच्चों तुमको याद है क्या बनता था प्रेसिपिटेट में, AgI बनता था ना, प्रेसिपिटेट में क्या बनता था, AgI बनता था। और यहाँ पे I का अमाउंट ज्यादा है, तो हमको पता है कि कॉमन आयन क्या होता है, एडजॉर्ब होता है, ठीक है। कौन सा आयन एडजॉर्ब होगा, कॉमन आयन एडजॉर्ब होगा। तो इसके ऊपर कॉमन आयन कौन सा है, यहाँ में एक्सेस में कौन है, I माइनस, तो इसके ऊपर कौन सा आयन एडजॉर्ब होगा, I माइनस। तो एक तरह से ये AgI का पार्टिकल है और इसके ऊपर कौन एडजॉर्ब हो गया, हमारा I माइनस एडजॉर्ब हो गया, ठीक है। इसके ऊपर कौन एडजॉर्ब हो गया, हमारा I माइनस एडजॉर्ब हो गया। तो इस पार्टिकल पे भी क्या आ गया, चार्ज आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो फिनोमेना है कि चार्ज क्यों आ रहा है, चार्ज आ रहा है एडजॉर्प्शन से, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टिकल एडजॉर्ब हो जाएगा, एडजॉर्ब नॉर्मली कौन होता है, हमारा कॉमन आयन एडजॉर्ब होता है। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझो, नहीं समझ आया तो अच्छे से समझो। क्या है, हमने यहां लिया AgNO3, ऊपर से डाला हमने Ki, ठीक है। तो हमारा बना क्या, AgI बना।
अब देखो यहां में ज्यादा कौन है, Ki तो कम है, ज्यादा कौन है हमारा AgNO3, और कौन सा आयन कॉमन है, NO3 कॉमन थोड़ी है, NO3 तो नहीं बना यहाँ पे, कौन कॉमन है Ag, तो यहाँ कौन एडजॉर्ब होगा इसकी सरफेस पे, Ag, तो ये क्या है, यही है प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन, ठीक है, या कॉमन आयन एडजॉर्प्शन बोल सकते हैं। तो कौन सा आयन एडजॉर्ब होगा, जो आयन क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल और है हमारे पास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार इसके क्वेश्चन आए। इफ हमने क्या किया, गर्म पानी लिया, क्या लिया, हॉट वाटर लिया, ठीक है, और उसके अंदर इफ हमने क्या डाल दिया, FeCl3 डाल दिया, ठीक है, तो यहां जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा Fe2O3.XH2O, इस पे कौन एडजॉर्ब हो जाएगा हमारा, यहाँ पे Fe3 प्लस एडजॉर्ब होगा। और यही इफ हमने क्या किया, सेम लिया, बस वाटर की जगह हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे NaOH डाल दिया, और ऊपर से वही FeCl3 डाला, ठीक है, तो यहां भी क्या बन जाएगा, हाइड्रेटेड बनेगा Fe2O3.XH2O, और साथ में इस पे एडजॉर्ब कौन होगा, नेगेटिव OH माइनस, तो ये हमारा पॉजिटिव सोल है, ये हमारा कैसा सोल है, नेगेटिव सोल है। इफ हम बोल रहे हैं कि हमारा सोल पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोलोइडल सॉल्यूशन का चार्ज पॉजिटिव है, कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल, कोलोइडल पार्टिकल उनका चार्ज पॉजिटिव है। ओवरऑल हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन कैसा होता है बच्चों, न्यूट्रल होता है। तो हमने देखा कि हमारे जो पार्टिकल्स है ये आइदर पॉजिटिव हो रहे हैं आइदर नेगेटिव हो रहे हैं। किस किस वजह से चार्ज आ रहा है, हमारा मेनली तीन रीजन थे, हमारे फ्रिक्शन की वजह से आ रहा था, डिसोसिएशन की वजह से आ रहा था, और एड्सॉर्प्शन की वजह से आ रहा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारा, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन कौन सा आयन एड्सॉर्ब होगा, जो आयन क्या होगा, कॉमन होगा। इफ हम लोग जब हम लोग Ki में AgNO3 ऐड कर रहे थे तो हमारा AgI बन रहा था प्रेसिपिटेट में, और इसके ऊपर कौन एडजॉर्ब हो रहा था, I माइनस, क्योंकि I माइनस यहाँ ज्यादा था। तो ये किस टाइप का हमारा सॉल्यूशन हुआ, कोलोइडल सॉल्यूशन हुआ, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रोकाइनेटिक इलेक्ट्रिकल डबल है। As we know that colloidal particle have charge, either they have positive charge, either they have negative charge. When we add electrolyte, the positive or negative ions of electrolyte is adsorbed by colloidal particle, and they will form a fixed layer. And the fixed layer also attract the counter ions from dispersion medium, and a new layer will be formed. That layer will be mobile, and that layer is known as diffused layer. तो हो क्या रहा है, जैसे हमारा गोल्ड का सोल है, ये हमारा गोल्ड का पार्टिकल है, तो ये गोल्ड का पार्टिकल क्या करता है, ये गोल्ड सोल हमको पता है कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये गोल्ड का सोल क्या करता है, ये पॉजिटिव जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो भी ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट में दोनों आयंस होंगे, हमारा कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा। ये कैटायन को अपनी सरफेस पे क्या कर लेगा, ये कैटायन को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा, और ये जो लेयर बन रही है, ये जो कैटायन वाली जो लेयर बनी, ये हमारी फिक्स्ड लेयर है। और ये जो कैटायन वाली लेयर बनी, ये क्या करेगी, ये काउंटर आयन को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। काउंटर आयन क्या होगा, पॉजिटिव का काउंटर आयन नेगेटिव आयन को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो यहां पे क्या आएंगे, नेगेटिव आयन आके अट्रैक्ट होंगे, बट ये जो नेगेटिव आयन वाले होंगे वो अट्रैक्ट होंगे ओनली, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ये जो आयन्स होंगे ना, ये मोबाइल आयन है, और ये वाली जो लेयर बनी है ना, ये क्या है, हमारी डिफ्यूज्ड लेयर है, ये मोबाइल लेयर है, ठीक है। तो द टू लेयर्स, द फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर आर नोन एज हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रोकाइनेटिक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो हम बोल सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर अराउंड द कोलोइडल पार्टिकल ऑफ अपोजिट चार्ज इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। ये कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर जो दो लेयर है, अपोजिट चार्ज की जो दो लेयर है, इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रोकाइनेटिक डबल लेयर। एंड द फिक्स्ड लेयर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज्ड लेयर इज नोन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल। जेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्या है, द पोटेंशियल difference between fixed layer and diffused layer of opposite charge। तो बच्चों समझ आया क्या बोला हमने बोला कोलोइडल पार्टिकल पे एक चार्ज होता है, मान लो उस पे चार्ज है नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो एक ये फिक्स्ड लेयर बनेगी, ठीक है।
और वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, फिर से अब काउंटर आयन को अट्रैक्ट करेगा, तो एक मोबाइल लेयर बनेगी जिसको हम लोग डिफ्यूज लेयर बोलते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर है, इफ हमारा कोलोइडल पार्टिकल पॉजिटिव होता तो वो किसको अट्रैक्ट कर लेता, नेगेटिव को, और नेगेटिव किसको करता, पॉजिटिव को। पर दो जो लेयर बनेगी, फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर, उन दोनों का चार्ज कैसा होगा, अपोजिट होगा, और इन्हीं दोनों लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक लेयर। और इन दोनों लेयर के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, क्योंकि तुमने फिजिक्स में पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में क्या होगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, जेटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स towards the opposite electrode in the presence of electric field is known as electrophoresis। मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस में हो क्या रहे हैं, हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, उस वजह से जो हमारे कोलोइडल पार्टिकल है जिन पे कुछ चार्ज होता है, हमको याद है कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज होता है, और डिस्पर्सन मीडियम जो है उस पे क्या होता है, अपोजिट चार्ज होता है। ओवरऑल हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, जैसा चार्ज हमारे पास, इफ कोलोइडल पार्टिकल डिस्पर्स फेज के पार्टिकल पे पास चार्ज पॉजिटिव है, तो मीडियम में चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो हम बोल रहे हैं कि जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल है, कोलोइडल पार्टिकल जो है वो मूव करेंगे, किसकी तरफ मूव करेंगे, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका सेटअप समझने का ट्राई करते हैं। हमने एक यू शेप ट्यूब ली है, हमने क्या किया, एक यू शेप की ट्यूब ले ली, और इसके अंदर हमने फिल कर दिया हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल के लिए इसके अंदर सॉल्यूशन फिल कर देता हूं, AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्यूशन फिल कर देता हूं। क्यों, और तुमको याद होगा ये कैसा सोल था हमारा, ये नेगेटिव सोल था। ठीक है, सल्फाइड कैसे सोल थे हमारे, नेगेटिव सोल थे। ऑक्साइड कैसे होते थे, पॉजिटिव होते थे। अब इसके अंदर मैं दो इलेक्ट्रोड लगा देता हूं प्लेटिनम के। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड लगा दिया मैंने, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड लगा दिया। ठीक है, तो तुमको पता है कि ये सोल कैसे है, नेगेटिव। इसके जो कोलोइडल पार्टिकल है उनमें चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये जो पार्टिकल है कोलोइडल पार्टिकल, ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और फाइनली मूव करते करते वो किसके पास पहुंच जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास पहुंचेंगे। और जब ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास पहुंचेगा तो हो क्या जाएगा, अल्टीमेटली जब ये अटैच होगा उससे, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज खत्म हो जाएगा। इस चार्ज की वजह से ये सॉल्यूशन कैसा था, स्टेबल था। अब क्या होगा, इनमें कोई चार्ज नहीं है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे नहीं, इनका हो जाएगा प्रेसिपिटेशन। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो फिनोमेना है, मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। और तुमको बच्चों याद होगा इसका जो हमारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड। तो समझ आया कि इफ नेगेटिव सोल है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, एनोड की तरफ। इफ पॉजिटिव सोल होता तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ। इफ कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता तो हम उसको कैटोफोरेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो दोनों तरफ जा सकता है, पर इफ पर्टिकुलरली हम लोग चाहे कि हम लोग कैथोड ही इलेक्ट्रोड में यूज करें तो उसको हम लोग कैटोफोरेसिस बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोओस्मोसिस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग, कोलोइडल सॉल्यूशन की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोओस्मोसिस। अब इलेक्ट्रोओस्मोसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिफरेंस क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन को बाउंड कर देंगे। हम ट्राई ये करेंगे कि जो हमारा कोलोइडल पार्टिकल है वो मूव ना करे, जो कोलोइडल पार्टिकल है वो मूव ना करे। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली यहां दोनों जगह हमने लगा दिया है हमारी मेम्ब्रेन को। यहां भी हमने मेम्ब्रेन फिट कर दी, यहां भी हमने क्या कर दी, मेम्ब्रेन फिट कर दी। तो सेटअप पूरा वही है, बस यहां पे हमने क्या लगा दिया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया, एसपीएम लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया। और यहां भी हमने क्या लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। और उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो डाइसेक्शन बनाया हमने, उसके बीच में हमने हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन को फिल कर दिया। अब होगा क्या, जब हम लोग इसको ऑन करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, तो होगा क्या, अब तो कोलोइडल पार्टिकल मूव नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर नहीं सकते। तो मूव कौन करेगा बच्चों, हमको याद है कि कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज था और उसका अपोजिट चार्ज किस पे था, डिस्पर्सन मीडियम में था। तो इस टाइम कौन मूव कर रहा है, इस टाइम मूव करेगा डिस्पर्सन मीडियम। और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोओस्मोसिस। इलेक्ट्रोओस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ colloidal particle is prevented by somehow
इट इज नोन एज इलेक्ट्रोओस्मोसिस। इफ हम लोग ये जो कोलोइडल पार्टिकल है इनका मूवमेंट को इफ हम लोग प्रिवेंट कर दे कैसे भी, जैसे मैंने सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन लगा के किया, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोओस्मोसिस। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोगुलेशन। कौन सा प्रॉपर्टी आ गई, आई थिंक एक प्रॉपर्टी आ गई ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कोगुलेशन। अब कोगुलेशन क्या है समझते हैं। हमको पता है, देखो चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी हो रही है ना अभी सब इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हो रही है, सब चार्ज से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमको याद है कोलोइडल पार्टिकल में चार्ज था और सब पे चार्ज कैसा था, सेम चार्ज था, आइदर उन पे पॉजिटिव चार्ज था, आइदर उन पे नेगेटिव चार्ज था। तो वे एक दूसरे को रिपेल करते थे, इस वजह से वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होते नहीं थे, सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है। तो एग्रीगेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इनटू प्रेसिपिटेट इज नोन एज कोगुलेशन। इफ एनी हाउ कुछ भी मैंने किया, कोलोइडल पार्टिकल क्या होंगे, एग्रीगेट हो गए। एग्रीगेट होने से क्या हो जाएगा, वो आइदर तो इफ उनकी डेंसिटी ज्यादा है तो सॉल्यूशन के नीचे चले जाएंगे, इफ डेंसिटी कम है तो क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोगुलेशन। द एग्रीगेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इनटू प्रेसिपिटेट इज नोन एज कोगुलेशन। और इफ ये क्या किए, इफ इनकी डेंसिटी कम है तो ये क्या करेंगे, डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। तो उस टाइम इसको क्या बोलेंगे, उस टाइम इसको कोगुलेशन नहीं बोल के हमने एक और नाम दे रखा है, फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन कब बोलेंगे, जब जो हमारा प्रेसिपिटेट है उसकी डेंसिटी कम है तो वो क्या करेगा, कोलोइडल पार्टिकल का जो एग्रीगेट है वो क्या करेगा, डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर फ्लोट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोकुलेशन। हाँ, तो द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल into precipitate is known as coagulation। तो coagulation क्या हो गया, ये एक टाइप का हमारा क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन ही हो गया। तो अब हमको कोगुलेशन पढ़ना है। कोगुलेशन हमारे पास दो टाइप का सोल है, कौन कौन सा, लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो हमको पता है लायोफोबिक क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसका प्रेसिपिटेशन इजीली हो जाता है। तो हम फर्स्ट किसका मेथड देखेंगे कि किस किस तरीके से हम लोग लायोफोबिक सोल को क्या कर सकते हैं, कोगुलेट कर सकते हैं। कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल इज डन बाय, किस किस मेथड से हम लोग लायोफोबिक सोल को क्या कर सकते हैं, कोगुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोफोरोसिस। तो इलेक्ट्रोफोरोसिस में याद है ना क्या होता था, जो हमारे कोलोइडल पार्टिकल थे वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्ट होते थे, और जब वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आते थे वो क्या हो जाते थे, न्यूट्रल हो जाते थे। और न्यूट्रल हो जाएंगे हमको अल्टीमेटली क्या करना है, जो हमारा कोलोइडल पार्टिकल पे सब पे चार्ज है, सब एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कोगुलेट होता ही नहीं है। इफ वो न्यूट्रल हो जाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। सेकेंड मेथड है हमारे पास बाय बॉइलिंग। तो जब हम लोग किसी कोलोइडल सॉल्यूशन को बॉईल करते हैं तो जो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल है, कोलोइडल पार्टिकल जो है वो डिस्पर्सन मीडियम के साथ कोलाइड करता है, इस वजह से उसका चार्ज कम हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, आइदर वो पार्शली आइदर वो फुल्ली कोगुलेट हो जाता है। एग्जांपल देता हूं, हम लोग मिल्क को बॉईल करते हैं तो तुमको याद होगा मिल्क में डिस्पर्सन मीडियम वाटर था और डिस्पर्स्ड फेज फैट थी। तो देखा होगा मिल्क को बॉईल करते हैं तो होता क्या है, ऊपर में मलाई आ जाती है, तो वो मलाई क्या है, वो फैट है। डिस्पर्सन मीडियम से हमारा जो डिस्पर्स्ड फेज थी वो क्या हो रही है, अलग हो रही है, कोलोइडल पार्टिकल अलग हो रहे हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, बाय बॉइलिंग का, ठीक है। पर वो फुल्ली पूरा का पूरा फैट तो अलग हो नहीं रहा, तो हमने बोला या तो पार्शली कोगुलेट होगा या क्या होगा, फुल्ली कोगुलेट होगा, ठीक है। और इसके अलावा इफ हम लोग क्या करें, कंटिन्यूअस डायलाइसिस करें, लेंथली डायलाइसिस। तो डायलाइसिस में आपको याद हो बच्चों करते क्या थे, डायलाइसिस में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करते थे। हमको पता है थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन में होना जरूरी है, तभी हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होगा, स्टेबल होगा। इफ हमने पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट अप्रोक्सीमेटली सारा इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, लायोफोबिक के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट का होना जरूरी है। याद है ना, हमने गोल्ड का सोल बनाया था, उसमें क्या डाला था, KOH डाला था।
तो ये इलेक्ट्रोलाइट का होना जरूरी है लायोफोबिक के लिए, क्यों? क्योंकि उसमें स्टेबल नहीं है, वो उसको स्टेबलाइजिंग एजेंट मिक्स करते हैं। इफ हमने वो स्टेबलाइजिंग एजेंट रिमूव कर दिया जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, और वो उसका क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? कोगुलेट हो जाएगा। अब भी आ रहा है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है, कि हम लोग लायोफोबिक का कोगुलेशन कैसे कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो होगा क्या बच्चों कि कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज है, मान लो उन पे चार्ज है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोलाइट में हमारे दोनों आयन है, कैटायन भी है और एनायन भी है। तो पॉजिटिव आयन है तो वो एनायन के साथ हो जाएगा अटैच। अब क्या हो गया? वो न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका कोगुलेशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो देखो दो चीजें हुई है। जब हमने पेप्टाइजेशन पढ़ा था, पेप्टाइजेशन क्या था? प्रेसिपिटेट का। तो प्रेसिपिटेट में हमने जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो भी एडजॉर्प्शन हुआ था, और वो क्या बन गया था? कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसको हमने पेप्टाइजेशन बोला था। उस टाइम क्या हो रहा था? पेप्टाइजेशन क्या थी? इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्रेसिपिटेट कन्वर्टेड इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन इज नोन एज पेप्टाइजेशन बाय एडिंग सम इलेक्ट्रोलाइट। और यहां क्या कर रहे हैं? इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ए कोलोइडल सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट। यहां क्या हो रहा है? कोलोइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो रहा है। दोनों में कर क्या सकते हैं हम लोग? इफ प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? कोलोइडल सॉल्यूशन। और इफ कोलोइडल सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, कोलोइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, तो कोलोइडल सॉल्यूशन मान लो हमारा पॉजिटिव था, हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, ये उसमें पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा जीरो, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। हो सकता है तो उसकी डेंसिटी कम हो, वो क्या हो? फ्लोट करे, तो उसको फ्लोकुलेशन बोल देंगे। अच्छा, तो बात करते हैं, एक और पॉइंट आ रहा है बच्चों हमारे पास। कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या है? द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट ए कोलोइडल सॉल्यूशन इन 2 आवर्स। इफ हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है तो हमने पता है कि हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो क्या होगा? कोगुलेशन हो जाएगा। तो हमको 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन ले लेना है, उसमें ऐड करना है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। जितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके हमारा प्रेसिपिटेशन हो जाए 2 आवर्स में, तो उसके जो मिलीमोल्स है, उस इलेक्ट्रोलाइट के जितने भी मिलीमोल्स है, वो हमारी क्या है? कोगुलेशन वैल्यू। कोगुलेशन वैल्यू क्या है? द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट millimoles per liter required to coagulation a colloidal solution in 2 hours। ठीक है, हम क्या करेंगे? कोलोइडल सॉल्यूशन लेंगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, और 2 आवर्स में ये वो कोगुलेट हो जाती है, तो वो हमारी क्या है? कोगुलेशन वैल्यू है। तो सोचो कि हमारे पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसमें 2 इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, तो जिसकी कोगुलेशन वैल्यू कम होगी उसकी कोगुलेटिंग पावर क्या है? ज्यादा है, क्योंकि थोड़ा सा ही डालोगे तब भी उसमें क्या हो गया? कोगुलेशन हो गया, कोगुलेट करा दिया उसने। इलेक्ट्रोलाइट डालने से कोगुलेशन होता है, जितना कम डालना पड़े उसकी पावर उतनी क्या है? ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारी पावर है, किसकी पावर बच्चों? कोगुलेशन की जो पावर है, कोगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग वैल्यू। तो कोगुलेटिंग वैल्यू जितने कम होगी, थोड़ा सा ही डालें तो इफ वो हो जाए, क्या हो जाए? कोगुलेट हो जाए, तो वो क्या है? पावरफुल इलेक्ट्रोलाइट है। और इफ हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन में ज्यादा को इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़े, इफ हमारा जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़े प्रेसिपिटेशन कराने के लिए, तो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि स्टेबल है तभी तो थोड़ा डालने से नहीं हो रहा है कोगुलेशन, ज्यादा डालना पड़ेगा। तो ये हमारे कोगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू है। ठीक है, तो कोगुलेशन वैल्यू जितनी कम होगी, उस जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। और कोगुलेशन वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, कोलोइडल सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा क्या है? हमारा स्टेबल है। हाँ, तो हमने बच्चों कोगुलेशन वैल्यू देख ली, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हार्डे-सुल्ज रूल। तो हार्डे-सुल्ज ने कुछ रूल्स दिए गए थे, किससे रिलेटेड? कोगुलेशन से रिलेटेड। हमको कैसे पता चलेगा कोगुलेशन में क्या अजम्पशन है? तो इसका फर्स्ट रूल था अपोजिट चार्ज आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोagulation। हमको ही पता है बच्चों, बताओ तुम खुद बताओ, इफ हमारा नेगेटिव सोल है तो नेगेटिव सोल में कौन सा आयन एडजॉर्ब होगा इलेक्ट्रोलाइट का? कैटायन एडजॉर्ब होगा या एनायन एडजॉर्ब होगा? कौन सा एडजॉर्ब होगा? कैटायन एडजॉर्ब होगा ना। नेगेटिव के ऊपर कौन एडजॉर्ब होगा? कैटायन होगा। तो जो हमारा सोल का जो चार्ज होगा उससे अपोजिट चार्ज का ही आयन क्या होगा? एडजॉर्ब होगा। नेगेटिव तो इसके ऊपर एडजॉर्ब होगा नहीं, तो नेगेटिव का कोगुलेशन कराने में कोई रोल नहीं है। कौन सा कोगुलेट करेगा? पॉजिटिव। इफ हमारे पास पॉजिटिव सोल है तो इसको कोगुलेट कराने के लिए कौन सा आयन एडजॉर्ब होगा? इसके कोगुलेट कराने के लिए एनायन एडजॉर्ब होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल था कि जो हमारा अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट का आयन है वही रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? कोगुलेशन के लिए। हाँ, तो हमारा सेकंड पॉइंट है कोगुलेशन पावर इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वैलेंसी। हाँ, तो बच्चों हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी कोगुलेशन पावर हमारी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। वैलेंसी से सिंपली तुम समझ सकते हो चार्ज। इफ किसी आयन पे चार्ज ज्यादा है तो उसकी पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। इफ चार्ज हाई होगा आयन पे तो उसकी वैलेंस उसकी पावर भी क्या होगी? ज्यादा होगी। पावर भी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। चलो एग्जांपल लेते हैं बच्चों। इफ हमारा नेगेटिव सोल है तो नेगेटिव सोल में मान लो हमने इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया NaCl MgCl2 और AlCl3। ठीक है, ये हमने मिक्स कर दिया तो हमारा सोल था नेगेटिव। तो नेगेटिव सोल कौन से आयन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा? पॉजिटिव आयन को। तो इसमें कोगुलेटिंग या फ्लोकुलेटिंग आयन होंगे, वो कौन से आयन होंगे? वो कैटायन होंगे। कौन से आयन रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके कोगुलेशन के लिए? पॉजिटिव आयंस। तो Mg पे 2+ आ गया, एल्यूमिनियम पे चार्ज आ गया 3+। तो इसमें सबसे इजीली कोगुलेशन कौन करेगा? जिसकी पावर ज्यादा है। और पावर ज्यादा किसकी होती है? जिसकी वैलेंसी ज्यादा। और वैलेंसी मैंने तुमको सिंपली बताया चार्ज से देख लो। तो सबसे ज्यादा चार्ज किसमें? एल्यूमिनियम पे है। तो सबसे ज्यादा कोगुलेशन पावर किसकी है? एल्यूमिनियम +3 के, उसके बाद Mg2+ की, उसके बाद Na+ की। तो ये क्या थे? यही है हमारे कोगुलेटिंग आयन। और ये ऑर्डर किसका हो गया? कोगुलेशन पावर का। चलो एक और देखते हैं एग्जांपल। इफ हमारे पास नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोल है, इफ हमारे पास सोल कैसा है? पॉजिटिव सोल है, तो पॉजिटिव सोल में कौन से आयन एब्जॉर्ब होंगे? नेगेटिव एब्जॉर्ब होंगे। चलो एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया NaCl Na2SO4 Na3PO4 और Na4 FeCl6। ठीक है, ये सब हमने लिए। तो इसमें पॉजिटिव सोल पे कौन से आयन एब्जॉर्ब होंगे? नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला यहाँ आयन कौन है? Cl-। यहाँ कौन सा आयन है? SO4 2-। यहाँ कौन है? PO4 3-। और यहाँ कौन है? FeCl6 4-। ठीक है, ये हमारे क्या है? कोगुलेटिंग आयन। ये हमारे क्या है? कोगुलेटिंग आयन है, मतलब ये कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें हमें कोगुलेशन पावर देखनी है। सबसे इजीली कोगुलेशन कौन करा देगा? जिसका चार्ज सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसका है? इसका। उसके बाद किसका नंबर आएगा? हमारा PO4 3- का। उसके बाद -2 किस पे है? SO4 में। सबसे कम चार्ज किस में था? Cl- पे। तो ये हो गया हमारा कोगुलेटिंग पावर का ऑर्डर। तो बच्चों समझ आया? हार्डेस्ट रूल्स ने क्या बोला? हार्डेस्ट रूल्स ने बोला कि इफ कोलोइडल पार्टिकल पे जो भी चार्ज है उसके अपोजिट चार्ज के जो आयंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट के वही रिस्पॉन्सिबल होंगे कोगुलेशन के लिए। उनको हम कोगुलेटिंग आयन बोलेंगे। ठीक है, और उनकी पावर डायरेक्टली फोर्थ पावर इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वैलेंसी। उस वैलेंसी की पावर को 4 कर दे तो वो उसको क्या करेगी? पावर को प्रोपोर्शनल करेगी। तो बच्चों हमने लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन करना सीख लिया। अब कौन सा बच गया हमारे पास? लायोफिलिक। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे कि लायोफिलिक का कोगुलेशन कैसे करते हैं। कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल इज डन बाय। तो पहले समझते हैं, लायोफिलिक सोल जो था वो स्टेबल होता था। क्यों स्टेबल होता था? क्यों? एक तो उसके ऊपर प्रेजेंट होता था चार्ज, सारे पार्टिकल पे चार्ज सेम है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेकंड होता है उसमें सोल्वेशन। एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है बच्चों, सोल्वेशन। क्लास 11 में भी सुना होगा, याद नहीं होगा बच्चों ना? तो सोल्वेशन क्या है? जब भी किसी चीज को हम लोग
सोलवेंट में डालते हैं तो सोलवेंट के जो पार्टिकल है वो उसको सराउंड कर लेते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोल्वेशन। तो हमारा जो भी कोलोइडल सॉल्यूशन है लायोफिलिक, उसमें सोल्वेशन ज्यादा होता है, हाई होता है। जो हमारा कोलोइडल पार्टिकल है इसके ऊपर एक सोलवेंट की लेयर होती है, इस लेयर की वजह से हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड भी कर दे तो इलेक्ट्रोलाइट, मान लो कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज पॉजिटिव था तो नेगेटिव वाला पार्टिकल इससे आके अटैच नहीं हो सकता है, इसको न्यूट्रल नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स ने इसको क्या कर रखा है, सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स ने इसको सराउंड कर रखा है, एक लेयर फॉर्म कर रखी है। तो इनमें क्या होता है, चार्ज होता है। सेकंड हमने बोला क्या होता है, इनका सोल्वेशन कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो इस वजह से ये पार्टिकल कोलोइडल सॉल्यूशन कैसे है, स्टेबल है। तो हमको क्या करना है, हमको इनको अनस्टेबल बनाना है, कोगुलेशन कराना है। तो दो तरीके से करा सकते हैं। फर्स्ट है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, ठीक है। पर इलेक्ट्रोलाइट तो काम तब करेगा जब उसका सॉल्वेशन कम होगा। तो हमको क्या ऐड करना होगा, एडिशन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। नॉर्मली ये सुटेबल सॉल्वेंट में या तो अल्कोहल होता है या फिर एसीटोन होता है, ठीक है। अल्कोहल या एसीटोन ऐड करते हैं, इस वजह से इनका डिहाइड्रेशन हो जाता है, इनका सॉल्वेशन कम हो जाता है। इसके ऊपर जो हाइड्रेट होते हैं, आयंस होते हैं, वो हट जाते हैं, ठीक है। इनका सॉल्वेशन हो जाता है कम। अब सॉल्वेशन कम हो गया तो इलेक्ट्रोलाइट इजीली अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोलाइट इजीली अटैक करेगा तो इसका कोगुलेशन क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो हमने लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन का भी कोगुलेशन देख लिया। लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन में कोगुलेशन के लिए क्या क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, एक सुटेबल सॉल्वेंट ऐड करते हैं। सुटेबल सॉल्वेंट में नॉर्मली हम लोग अल्कोहल और एसीटोन ऐड करते हैं। चलो, तो अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, बट जो लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन अनस्टेबल होता है तो उसके अंदर हम थोड़ा सा लायोफिलिक सोल्ट मिला देते हैं, ठीक है। तो लायोफोबिक अनस्टेबल है, उसमें लायोफिलिक मिला दिया। तो लायोफिलिक क्या करता है, जो लायोफोबिक के पार्टिकल्स होते हैं उनके चारों तरफ लेयर फॉर्म कर लेता है। लायोफोबिक के पार्टिकल्स की तरफ चारों तरफ क्या फॉर्म कर देता है, लेयर फॉर्म कर लेता है। उस वजह से उनका कोगुलेशन इजीली से नहीं होता है। तो ये टाइप से लायोफिलिक सोल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव सोल बोलते हैं या प्रोटेक्टिव कोलोइड्स बोल सकते हैं। हाँ, तो बच्चों हमको पढ़ना था प्रोटेक्टिव कोलोइड्स। तो हमने पढ़ा क्या कि जो लायोफोबिक कोलोइड्स है वो स्टेबल नहीं होते, इसलिए हम उसमें क्या मिला रहे हैं, लायोफिलिक मिला रहे हैं। अब लायोफिलिक कोलोइड्स कर क्या रहा है, जो लायोफोबिक कोलोइड्स के जो पार्टिकल्स थे उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है। कौन लेयर बनाता है, लायोफिलिक। इस वजह से उसका सॉल्वेशन एक टाइप से बढ़ गया। लायोफिलिक ने लेयर बना ली, उसका सॉल्वेशन बढ़ गया और वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो एक टाइप से लायोफोबिक कोलोइड्स को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, लायोफिलिक कोलोइड्स कर रहे हैं। तो लायोफिलिक कोलोइड्स ही क्या है, प्रोटेक्टिव कोलोइड्स है। एग्जांपल याद करना है तो कर सकते हो बच्चों इसके एग्जांपल हमारे पास है जिलेटिन। नॉर्मली हम लोग गोल्ड के सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए जिलेटिन यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टार्च है, गम है, ग्लू है, ठीक है। ये हमारे क्या है, प्रोटेक्टिव कोलोइड्स है। और याद रखना बच्चों, क्या बोला मैंने, गोल्ड के सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए उसमें हम क्या मिला रहे हैं, जिलेटिन मिला रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमारा गोल्ड नंबर। तो हमने प्रोटेक्टिव कोलोइड्स पढ़े, तो हमको कैसे पता चलेगा बच्चों के प्रोटेक्टिव कोलोइड्स जो है उसमें कौन से की प्रोटेक्शन ज्यादा है, मतलब कौन सा वाला ज्यादा अच्छा प्रोटेक्टिव कोलोइड्स है, ठीक है। मतलब कौन सा वाला स्टेबिलिटी को ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो हाँ, उसके लिए एक नंबर डिफाइन कर रखा है हमने, गोल्ड नंबर। हाँ, तो बच्चों गोल्ड नंबर क्या है, द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड्स विच मस्ट बी एडेड इन gold sole, 10 ml of gold sole to just prevent the coagulation। हम क्या कर रहे हैं, हमारा गोल्ड का सोल है उसका क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। इफ हमने उसमें क्या डाला, इलेक्ट्रोलाइट डाला। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा प्रोटेक्टिव कोलोइड्स डाल रहे हैं, और उसका जो मिलीग्राम्स है इतना ही डालना है कि उसकी 10 ml, देखो डालना कैसे कैसे है, हमने 10 ml का क्या लिया, गोल्ड का सोल लिया। अब उसका कोगुलेशन करा रहे हैं किससे, 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन। NaCl हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, Na+ और Cl-, तो ये क्या करेगा, गोल्ड का कोगुलेशन कर देगा। पर हमको इसको प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हम उसमें प्रोटेक्टिव कोलोइड मिला और जस्ट प्रिवेंट करना है। तो जितना अमाउंट मिलीग्राम्स में डालेंगे वही हमारा क्या है, गोल्ड नंबर है। द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड्स व्हिच मस्ट बी एडेड टू 10 ml ऑफ गोल्ड सोल so that it is just prevent from coagulation by addition of 10% NaCl solution।
लॉजिक की बात है, कोई टेंशन की बात नहीं, एकदम सिंपल सा है, लैंग्वेज टफ लग रही होगी, ठीक है। करना क्या है, एक गोल्ड का सोल है, कितना है गोल्ड का सोल, 10 ml, और उसमें क्या डालोगे, 1 ml NaCl सॉल्यूशन डालोगे, तो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, इसका हो जाएगा कोगुलेशन। हमको इसको जस्ट कोगुलेशन से बचाना है, और इसको जस्ट कोगुलेशन से बचाने के लिए जितना भी प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स ऐड कर रहे हैं उसका जो मिलीग्राम्स है, मान लो तुमने 10 मिलीग्राम्स ऐड किया, तो वो 10 क्या है, वो 10 ही गोल्ड नंबर है। जितना प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स ऐड करना पड़ रहा है कोगुलेशन से बचाने के लिए 10 ml गोल्ड को, वही क्या है, हमारा गोल्ड नंबर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, गोल्ड नंबर जितना कम होगा प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स उतना ही ज्यादा क्या है, पावरफुल है। मतलब ये गोल्ड नंबर कम है तो प्रोटेक्टिव पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर। तो चलो बच्चों, आज के लिए Please इतना ही बस। subscribe the channel and press the bell icon for more updates.